हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे के ऊपर, लेटर्स के ऊपर, इडियम्स के ऊपर। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस कनेक्टर्स की बात करेंगे। सेंटेंस कनेक्टर्स क्या? सेंटेंस कनेक्टर्स मैं बता चुका हूं कि क्या क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि कैसा कैसा सेंटेंस बनाया जा सकता है, किस तरीके के कंटेंट आपको दिया जा सकता है ना। तो एक एक करके बात करते चलेंगे। आज ऐसे का बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक है और बहुत ही पॉपुलर सा टॉपिक है जो आए दिनों घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या है? टेररिज्म। होता क्या है? किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे अगर ऐसे लिखना हो तो क्या क्या आना चाहिए दिमाग में, क्या क्या बातें आनी चाहिए? जो भी अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इसकी शुरुआत करें। बहुत सारे बच्चे के अंदर कंटेंट तो है लेकिन वो उसको शब्द नहीं दे पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम होता है ना। तो हम देखिए, जैसे ही आपको कोई टॉपिक आए, सबसे पहला काम क्या है कि एग्जामिनेशन में जब भी 2 या 3 टॉपिक मिले उस पर किसी एक पे लिखना होगा। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले उस टॉपिक को चूज करें जिसके बारे में आपके दिमाग में उसके बारे में बातें चलनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि टेररिज्म आ गया तो इसमें क्या क्या हो सकता है, कि होता क्या है टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म। सेकंड वन इज व्हाट आर द मेन मोटिव्स बिहाइंड टेररिज्म, है ना। टेररिज्म के पीछे मोटिव्स क्या क्या होते हैं, ये बातें। व्हाई टेररिज्म एग्जिस्ट और व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर टेररिज्म। आखिर टेररिज्म का मेन रीजन होता क्या है। ठीक है, मोटिव्स क्या है, का रीजन क्या है, काउजेज उसके क्या है। पहला होता क्या है, दूसरा क्या था, मोटिव्स क्या होते हैं, तीसरा होता क्यों है, एक और क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका असर लोगों पे क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, एंड उससे हम लड़ कैसे सकते हैं। हाउ कुड वी कॉम्बैट टेररिज्म। कॉम्बैट का मतलब होता है उससे मुकाबला करना, उसे युद्ध करना। किससे? टेररिज्म से। ठीक है, आतंकवाद। इनको हिंदी भी लिखना होगा तो याद रखिएगा कि अगर हिंदी में आतंकवाद पे हमने नहीं कराया है तो कंटेंट ऐसा होगा कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग बात करेंगे, कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए टेररिज्म के ऊपर। तो पहला है क्या हमारा कि व्हाट इज टेररिज्म, क्या होता, क्या दिमाग में आ रही है बातें, क्या होता है टेररिज्म। थोड़ा कुछ तो आना चाहिए, कुछ। हाँ, जिस जिसका असर किस पे होता है, सिविलियंस पे होता है। ठीक है, उनको डराया जाता है, मारा जाता है, धमकाया जाता है, अपना वो गोल सेट करने के लिए। वो उनका एक कुछ मोटिव होता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो सकता है, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग एक एक करके बात करते चलेंगे कि आखिर होता क्या है। पहले कुछ टॉपिक वाइज करेंगे। हम पहले सिर्फ कंटेंट देने की बात कर रहे हैं, क्या ये विजिबल है। अगर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा अब है विजिबल, अब है ना। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, क्या होता है इसमें, क्या इन्वॉल्व होता है टेररिज्म में। द यूज ऑफ वायलेंस एंड फियर टू अचीव, कैसा अचीव, क्या अचीव करने के लिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स। कैसा गोल अचीव करने के लिए, पॉलिटिकल हो सकता है, आइडियोलॉजिकल हो सकता है या फिर रिलीजियस हो सकता है। आए दिन आप देख रहे हैं जगह जगह, और ये कहाँ कहाँ है, लगभग अराउंड द वर्ल्ड ये होता ही होता है। कभी फ्रांस में बम विस्फोट हो जाएगा, है ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा, कभी यूएस में होगा, कभी सीरिया में होगा, कभी आप कहाँ अपने इंडिया में हुआ, कल हुआ। तो ये क्या है, इसमें एक उनका रिलीजियस गोल होता है और आइडियोलॉजिकल गोल भी होते हैं या फिर पॉलिटिकल। अब जो अपने कंट्री में हुआ है वो रिलीजियस बेस्ड है या पॉलिटिकल है या आइडियोलॉजिकल है, ये कहना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्योंकि हम क्या है, हम लोग को क्या पता चलता है, जो दिखाया गया वही हम, उसी से हम अपना क्या, हम लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ। हालांकि वैसी बात होती नहीं है, सच्चाई उससे कहीं ना कहीं अलग होती ही होती है। ठीक है, तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है, हमें क्या बात करनी है कि टेररिज्म जो होता है उसका गोल
पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस बेस्ड हो सकता है और आइडियोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, पहला कंटेंट में तो ये हम लोग लिखेंगे कि जिसमें वायलेंस का यूज किया जाता है और डर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये कैसा इशू है, कहां होता है? ग्लोबल इशू है। जैसा भी मैंने कहा कि ग्लोबल इशू अफेक्टिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ मेनी नेशंस। तो किसको अफेक्ट कर रहा है? पीस और नेशन के सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, इस पर असर डालेगा। कहीं की शांति भंग हो जाएगी तो कहीं की शांति व्यवस्था है उसे इंपैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। और दूसरा है उस नेशन की सिक्योरिटी क्या है उसके ऊपर बात करेगी, है ना। उसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रहार होता है कि उसकी सिक्योरिटी। अभी इससे पहले कहां हुआ था, ध्यान है? नहीं, इससे पहले अरे फिलिस्तीन हुआ, नहीं, इजराइल, है ना। इजराइल और हाँ फिलिस्तीन के बीच में हुआ, काफी हुआ, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ठीक से। चलिए, तो ये ग्लोबल है, ये इशू कैसा है? ग्लोबल है। ऐसा नहीं कि एक कंट्री में है, एक कंट्री में सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं होता, बॉर्डर के अंदर भी बहुत कुछ होते हैं। सारा का सारा वो क्या है? टेररिज्म है, नक्सल्स हैं, ये हैं, वो हैं। हर किसी के पीछे पॉलिटिकली सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। हर चीज के पीछे पॉलिटिकली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। वो अपने बेनिफिट के लिए लोगों को लड़ा देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ उनके चक्कर में क्या है, बाइस्ड हो जाते हैं और आपस में हम लोग वाद विवाद करते रहते हैं। तो उस पर नहीं जाना, अपना कंटेंट क्या होना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लोबल इशू है जो अफेक्ट कर रहा है किसी कंट्री के, किसी नेशन के पीस को और उसके सिक्योरिटी को और वहां के पीस को अफेक्ट करता है। दो बातें पता चली क्या क्या? इंट्रोडक्शन में हमने दो चीजें कही, क्या? पहला क्या, ये क्या होता है, इसमें वायलेंस का यूज होता है। इट इन्वॉल्व्स, क्या था? इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वायलेंस एंड फियर, ठीक है। टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए? पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स। कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं। वो लक्ष्य कैसा है? पॉलिटिकल है, रिलीजियस है और आइडियोलॉजिकल है। उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोग इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म का, ठीक है। टेररिस्ट अटैक्स ऑफन टारगेट इनोसेंट सिविलियंस। अभी जो अपने कंट्री में हुआ है जो बहुत ही दुखद है, किसे टारगेट किया गया? घूमने गए थे लोग, वो क्या थे? टूरिस्ट थे, ठीक है। उनके ऊपर अटैक किया गया है, उनको मार दिया गया है। एंड एम टू क्रिएट फियर एंड कैओस। और उनके अंदर क्या पैदा करना है? डर पैदा करना ही मेन मकसद होता है उनका, ताकि उनको लगे कि इससे उनको फायदा हो रहा है। इसका कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। चलिए, काउज क्या होता है? काउज देखिए, इसके ऊपर बात करेंगे, इसके आखिर मेन काउजेज होते क्या क्या है। देखिए, पहला क्या है, सबसे पहला पढ़िए, क्या है? पॉलिटिकल ऑपरेशन। मतलब क्या? ऑपरेस करना मतलब क्या? हाँ, दबाना, सताना। पीपल फीलिंग वॉइसलेस अंडर ऑथोरिटेरियन regimes में टर्न टू टेररिज्म। किसी को अगर ये लगता है कि उसको पॉलिटिकली किसी को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज उठने नहीं दी जा रही है, तब वो कहां मूव करता है? टेररिज्म की तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या समझते हैं? एक्सट्रीम का मतलब क्या? बहुत ज्यादा। तो अगर किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, सामने वाले को देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, तब क्या होता है? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या करता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। आपको किसी को जो उकसाया जाता है किसी चीज के प्रति, वो क्या किया जाता है कि उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। उसको रिलीजन के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती है। हम किसी भी रिलीजन में गलत बातें नहीं लिखी गई हैं, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, उसको गलत तरीके से बताया जाता है, तब वो वायलेंस की तरफ, टेररिज्म की तरफ आ जाते हैं। वही है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स कैन लीड टू रेडिकल आइडियोलॉजीज। यही होता है ना। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो लोगों में आर्थिक असमानताएं हैं, ये भी एक टेररिज्म का एक कारण है। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? देखते तो हैं कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? गरीब बच्चे,
किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का बेटा होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, poverty and lack of opportunities make individuals vulnerable to extremist recruitment, है ना? चलिए, ठीक है। हाँ, और क्या हो सकता है? लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को अगर सही शिक्षा नहीं दी गई, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हाँ, उसमें भी पढ़े लिखे बहुत होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है। पढ़े लिखे हैं ज्यादा खतरनाक है ना, क्योंकि यूएस पे जो हुआ था 26/11, कौन सा, नहीं 26/11 तो अपने यहाँ हुआ था, ठीक है, जो WTC पे हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इसके बारे में मेन कल्प्रिट कौन था जिसको मारा गया एबटाबाद में? ओसामा बिन लादेन, है ना, हाईली क्वालिफाइड। तो जितना ज्यादा क्वालिफाइड उतना ज्यादा खतरनाक, ठीक है। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब? कि उनकी एजुकेशन तो है लेकिन वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब एक तो ये कि एजुकेशन होते हुए वो गलत रास्ते पे जाना, यानी सही एजुकेशन नहीं। कुछ लोग ऐसे भी जो अनएडुकेटेड हैं, जो उनके इशारों पे काम करते हैं, वो अनएडुकेटेड होते हैं। तो अनइन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर मोर इजी मैनिपुलेटेड बाय रेडिकल आइडियाज। जिनका खुद का दिमाग नहीं है, उनको कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। जैसे आप देखते हैं ना, ये जो होता है, आप किसी भी धर्म में किसी धर्म गुरुओं को देखिए, उनके बीच में जो भीड़ होती है सामने, वो कौन लोग होते हैं? वो कौन लोग होते हैं? जो खुद ज्यादा नहीं सोच पाते। आप अगर समझदार हैं तो आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, इसके लिए किसी बाबा से और किसी पॉप से या किसी मौलवी से समझने की जरूरत है क्या? नहीं होती है। आप खुद से जिस भी धर्म को फॉलो कीजिए, उस किताब को खुद पढ़िए। किसी से अगर इंटरप्रेट कराएंगे तो अपने हिसाब से कर देगा, तो अपने हिसाब से कर देगा, और आप क्या होगे कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो लैक ऑफ एजुकेशन यही होता है कि कोई खुद नहीं पढ़ पा रहे, उनको इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा 4 हो गए काउजेस। फोर्थ क्या है? फॉरेन इंटरवेंशन। देखिए एक बहुत बड़ा ये होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए पहला पॉलिटिकल ऑपरेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और ये फॉरेन इंटरवेंशन, ये सबसे बड़ा चीज होता है। और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एजुकेशन तो बाद की चीजें हैं। लैक ऑफ एजुकेशन हुआ किसकी वजह से? वहां के गवर्नमेंट की वजह से हुआ ना, गरीबी की वजह से। 2 चीजें, वहां की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है, लोग इसलिए एजुकेटेड नहीं हो पाए, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। और कुछ लोग चाहते भी हैं, टॉप क्लास के लोग चाहते हैं कि सामने नीचे वाले थोड़े नीचे, हमारे लिए काम कौन करेंगे? सब लोग पढ़ लिख के ऊपर ही आ जाएंगे तो उनके लिए काम कौन करेगा? ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप जब पढ़ेंगे किसी चीज को डेप्थ में तो आपको जानने को मिलेगा ये। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके काउजेस के ऊपर। तो हम लोग मेन काउज पढ़ लिए। फॉरेन इंटरवेंशन का क्या मतलब? कि मिलिट्री एक्शंस और इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज कैन फ्यूल रिसेंटमेंट एंड टेररिज्म। जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं, आर्मी जो दूसरे कंट्री में एक्शन करती है, तो वहां के लोग कभी कभी इस चीज से मोटिवेट हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ, उसके ऊपर वो नहीं सोचते और इस तरफ वो मूव कर जाता है कि हमें भी उस कंट्री में जाकर क्या करना है, उनसे कुछ ना कुछ बदला लेना है, ठीक है। तो ये मेन काउजेज हो गए। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें आए, ताकि आप उसको ऐसे के रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, कहीं से कोई सुनिए, आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। मैंने 5 बताए हैं, आप 2 से 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सेंटेंस लिखें, काउज लिखेंगे तो उसके ऊपर सेंटेंस तो आप खुद से लिख ही सकते हैं, ठीक है। थर्ड है क्या? टाइप्स ऑफ टेररिज्म। किस तरह का होता है, कैसा कैसा होता है? क्या होता है? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक समझते हैं? बहुत सारे स्टेट में होता है, बहुत सारे स्टेट में नक्सल्स है, MCC है, कहीं उल्फा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बनाया जाता है उस पार्टी को कि किसी गरीब तबके को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा, लेकिन बाद में वो चल के उनके वो जीने के लिए एक आधार बन जाता है कि नहीं हम ऐसे ही करके जिएंगे और लोगों से पैसे जबरदस्ती लेकर जिएंगे। उनका जो मेन गोल होता है वो वहां से खो चुका होता है, ठीक है। तो वही है, लोग अपने फायदे के लिए उसको जब करना शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है? टेररिज्म, ठीक है।
हाँ, तो डोमेस्टिक टेररिज्म, टेररिज्म बाय अ कंट्री ओन सिटीजन्स अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट और फेलो सिटीजन्स। देख लीजिए क्या है, कारण क्या है? खुद के कंट्री के लोगों द्वारा खुद के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाना, मारा जाना, उनको डराया जाना, वो कैसा टेररिज्म कहलाता है? डोमेस्टिक टेररिज्म। ठीक है, लोग सिर्फ बॉर्डर पे सोचते हैं कि टेररिज्म का मतलब बॉर्डर के उस पार और इस पार, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम अपने कंट्री में भी बहुत होता है, हर जगह ऐसा है, सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। सेकंड है इंटरनेशनल टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट्स दैट इन्वॉल्व सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री। जब एक कंट्री से ज्यादा लोगों को लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसको कैसा टेररिज्म? इंटरनेशनल टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या? किसी को हेल्प करके, पैसा दे करके ये कराया जाना, टेररिज्म कराया जाना, वो कहलाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड। गवर्नमेंट सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। बहुत सारी हत्याएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं? सुने हैं कभी? किसी भी तरह की इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो टेररिज्म के अंदर ही आती हैं। चाहे पहले बहुत सारे जेनोसाइड हुए, 50-50 लोगों को पूरे गांव के गांव खत्म कर दिए गए, किस लिए? अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो वो क्या कहलाता है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, साइबर टेररिज्म, आज का नया चीज। साइबर टेररिज्म क्या है? यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल सिस्टम्स टू लॉन्च अटैक्स। ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न है, ये आज के डेट में यही चल रहा है। यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल सिस्टम्स टू लॉन्च अटैक्स। आज के डेट में अटैक करने के लिए आपका डेटा ही काफी है, आपको तोड़ देने के लिए, आपको बर्बाद कर देंगे। जान लेना ही बर्बादी नहीं होती, ठीक है ना? तो ये जैसे क्या क्या होता है, हैकिंग, स्प्रेडिंग फियर ऑन इंटरनेट। ठीक है, अब इसका असर क्या? देखिए, काउजेज हो गए, टाइप्स ऑफ टेररिज्म हो गए, अब इसका असर क्या क्या? तो इंपैक्ट्स ऑफ टेररिज्म क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड, जिंदगियां भी जाती है ना, जान माल दोनों की क्षति होती है, जान की भी और माल की भी, दोनों की। इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। अभी जैसे अपने कंट्री में जो कल हुआ पहलगाम में, वो क्या हुआ? जिंदगियां बर्बाद हो गई, 27 लाइव्स हुए ना, 27 जिंदगियां क्या हुई? खत्म हो गई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं। पहले दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करता था, तो इंफ्रा में क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ। जो इजराइल में हुआ, देखिए कितनी तबाही मची। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ, कितनी तबाही मची। अपने 26/11 में जो हुआ होटल ताज में, और एक और था, कौन सा? हाँ, दोनों में कितनी क्षति हुई। तो ये इंपैक्ट यही है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फियर एंड इनसिक्योरिटी क्या होता है कि टेररिज्म क्रिएट्स वाइड स्प्रेड फियर इन सोसाइटी। वो सोसाइटी में क्या करते हैं? फियर, है ना? हाँ, फियर को बढ़ाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था क्या होगी? डिक्लाइन करेगी। तो ट्रेड, टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट आर हैवली अफेक्टेड। एक बात बताइए, अपने कंट्री में जो हुआ, इससे किसको नुकसान? वहां के स्टेट का टूरिज्म तो खत्म हो जाएगा। तो वहां के लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? वहां के लोग भी जो सपोर्ट नहीं कर रहे, चुप जो रह रहे हैं, वो इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनकी भी जान जाएगी। और वो सपोर्ट क्यों करें? सपोर्ट करेंगे तो वहां कोई टूरिज्म नहीं जाएगा, वहां की टूरिज्म व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये भी कहीं से संभव नहीं है कि 2 लाइन हम कहीं से सुन करके हम बोल दें किसी चीज के बारे में, अपना परसेप्शन दे दें। ये सही चीज नहीं होता है। सही चीजें बहुत अलग होती हैं। जो न्यूज में सुनते हैं और जो न्यूज में पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गीता में लिखी गई बात हो, है ना? हम लोगों ने मीडिया के ऊपर, मीडिया के रोल के ऊपर भी बात कर रखी है, कितनी तरह के काम होते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, है ना? चलिए, तो ये क्या है कि ये इंपैक्ट होता है। सोशल डिवीजन, ये क्या होता है? लोग आपस में बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते हैं? जैसे ही कुछ हुआ, अभी क्या हो रहा है अपने कंट्री में? अपने कंट्री में क्या हो रहा है? हर जगह क्या चला जा रहा है? रिलीजन पूछ करके गोली मारी गई,
यही हो रहा है ना, ठीक है। आतंकवादियों का कोई कास्ट या कोई रिलीजन होता है क्या? चलिए नेक्स्ट क्या है, stricter laws and reduced freedoms, governments may impose security laws that impact civil liberties. दूसरा हम लोग लास्ट में हम लोग बात कर सकते हैं कि इससे आखिर लड़ा कैसे जा सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई बात आ रही है ध्यान में कि इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, कॉम्बैटिंग टेररिज्म का मतलब है कि उसे लड़ा कैसे जाए, कैसे लड़ा जाए? पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री। हमारी इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि कुछ भी होने से पहले पता चले। अभी जैसे जो हुआ इसके बारे में ना आईबी के ना आईबी के पास कुछ था, ना मिलिट्री के पास कुछ था या नहीं था, ये वो लोग जानते होंगे, लेकिन अगर रोका नहीं गया इसका मतलब नहीं था। टीवी फैन है, ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज टू थ्रेट्स, उसको रोका जा सकता है, उस थ्रेट को। सेकंड है ग्लोबल कोऑपरेशन, जहां जहां भी टेररिज्म है वो हर लोग को कोऑपरेट करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि एक उसके साथ लिबरल हो जाए और दूसरा उसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू करे, तब कभी खत्म नहीं होगा। आज उसके साथ तो कल उसके साथ होना तय है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। कंट्रीज मस्ट शेयर इंफॉर्मेशन एंड वर्क टुगेदर टू फाइट टेररिज्म, ठीक है ना। कहा यह जाता है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था तो वहां 4500 इजरायली काम करते थे उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन एक भी वो जॉब पे नहीं गए थे, एक भी इजरायली वहां जॉब पे नहीं गए थे, इसलिए किसी इजरायली की मौत नहीं हुई थी। यानी इजराइल को पता था कि यूएस में ये होना है, अगर यूएस में ये होना है तो यूएस ने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं, तो उसने कहा कि आप कहा करते हैं कि आपको सब मालूम है। हमने भी सोचा कि ठीक है तो पता कर ले, ठीक है। ये होता है तो किससे रोका जा सकता है कि उनको आपस में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहिए, तभी इस चीज से रोका जा सकता है। उसके बाद उसके ऊपर खुद हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद उसके ऊपर खुद हुआ, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे नहीं रुकेंगी, हर किसी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेटिंग यूथ कैन प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन। किसी यूथ, सबसे ज्यादा इसमें कौन जा रहा है? टीनेज, और उससे जो थोड़े से ऊपर जो यूथ बनने के लिए बढ़ रहे होते हैं वो। इससे कैसे उनको ठीक किया जा सकता है? उनको अवेयर किया जा सकता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है ना। तो बिना अवेयरनेस के आप इसको रोक नहीं सकते। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन रिड्यूस। लोग क्यों जाते हैं? लोग पैसे के लालच में तो जाते हैं। जो उनके इशारे पे काम कर रहे होते हैं वो लोग कौन होते हैं? जिनके पास वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है, तो उनके पास जब पैसे की कमी है वो जी नहीं पा रहे हैं, तो उससे अच्छा वो सोचते हैं कि यही कर लें, जबकि वो क्या है, सरासर क्या है, गलत है। तो उनके डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको सोसाइटी में भी थोड़ा एक रेस्पेक्ट मिले, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो, तब वो कभी भी उस लाइन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रमोटिंग पीस एंड डायलॉग, क्या प्रमोट करने की जरूरत है? रिजॉल्विंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू पीसफुल मीन्स, जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको पीसफुली तरीके से खत्म करने की जरूरत होती है। हमने बहुत सारे कंटेंट दिए इसके ऊपर। लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या? निष्कर्ष जो आप हिंदी में लिखते हैं वो कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल चैलेंज दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन। अभी हमने बात की, एक कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है कि किसी भी टेररिज्म को कहीं भी अगर है, ये ग्लोबल इशू है और उसे अगर खत्म करना है तो कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। लोगों के साथ साथ हर एक कंट्री को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहिए, हमने बात की है, ठीक है। Both force and preventive measures are necessary to combat it effectively. A peaceful world is possible when justice, equality and understanding are promoted. ये तभी संभव है जब न्याय,
समानता और एक दूसरे को समझने का वो प्रमोट किया जाए, तभी वो संभव है। नहीं तो ये इसके तरफ कौन मूव करते हैं? जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको लगता है कि उनके साथ समानताएं नहीं की जा रही है उनके साथ, है ना, तो वही लोग इस तरफ बढ़ते हैं। तो हमें उन चीजों को खत्म करना होगा, तभी ये खत्म हो सकता है। कंटेंट कैसा था ये आप खुद बताते रहें, ठीक है। अब अगर इस पे आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, चूज आपको करना है, या एग्जाम आपका डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन पे कि आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स या फिर 200। हमने कंटेंट ऐसा दिया था कि उस पर आप 1000 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। मैंने जो पॉइंट दिया उसके ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप उसके बारे में 3 से 4 सेंटेंस में लिख सकते हैं, है ना। चलिए, टेररिज्म क्या है? अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। आप इस तरीके से वही सारी बातें हैं जो कही गई हैं यहाँ, ये हमने 150 to 200 वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, वही चीजें हैं, सारी चीजें, फॉर्मेट हमने ये कर दिया है ना। तो ये इसको थोड़ा ढंग से किया कीजिए, कंटेंट के ऊपर थोड़ा पढ़ाई किया कीजिए, उसको सुना कीजिए। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कंटेंट उतना ज़्यादा आएगा, है ना। और जब सेंटेंस बहुत ज़्यादा दिमाग में आएगा तो कैसे वो क्या लिखा जाता है ये भी आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक लेटर के ऊपर। वो लेटर है क्या कि फोन का जो एडिक्शन है, किसमें, अरे किसमें, हाँ, उसके ऊपर एक लेटर लिखना है। किसको? एडिटर को, कि इससे लोगों को अवेयर किया जाए। तो क्या है, जैसे आप कहाँ देना है ये आपको मालूम है। यहाँ आपको अपना नाम देना नहीं है, क्या देना है, XYZ या फिर ABC, कुछ भी दे सकते हैं। योर्स होना चाहिए, लो योर लिख के छोड़ दे रहे हैं, एस होना चाहिए, फेथफुली के बाद कॉमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल फोन एडिक्शन राइजिंग कंसर्न। हमने क्या, देखिए सर या मैडम, हमने कल वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप सर भी लिखें तो कहीं से गलती नहीं है, बिल्कुल 200% सही है, और यही ज्यादा सही है। क्यों? रीजन मैं बता चुका हूं क्यों। क्योंकि जब आप नाउन पढ़ते हैं उसमें जब जेंडर अननोन है, कॉमन जेंडर अगर अननोन है, एडिटर कौन है, मेल है फीमेल है, कुछ पता है? नहीं पता है। जब जेंडर अननोन है तो उसको हमेशा मैस्कुलिन ही मान लिया जाता है, तो सर हमेशा सही होता है। अब इसके साथ बात थी कि सर डियर सर लिखें या रेस्पेक्टेड सर लिखें। ये हर वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूं, रेस्पेक्टेड सर कभी नहीं लिखेंगे, वो एक क्या है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है, तो आप सर लिखें। उसके बाद सीधा कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग एडिक्शन टू मोबाइल फोन्स अमंग स्टूडेंट्स। सीधा जो बातें हैं उसी के ऊपर सीधा। वाइल टेक्नोलॉजी हैज इट्स बेनिफिट्स, ठीक है, इसके बेनिफिट्स होते हैं लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। एक्सेसिव यूज इज अफेक्टिंग स्टूडेंट्स स्टडीज, हेल्थ एंड सोशल लाइफ। मोबाइल से क्या हो रहा है, क्या इंपैक्ट डाल रहा है उनके ऊपर, ठीक है, उसका वो फायदा ले रहे हैं, लेकिन अगर उसका एक्सेस यूज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, किसको इंपैक्ट कर रहा है, उनका स्टडी को भी। जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं फोन का यूज, उसी चीज को वो इंपैक्ट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। हेल्थ को और उनके सोशल लाइफ को, वो लोगों से जुड़ना ही उन्होंने छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं कि चल रहा है, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड आवर्स स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया और प्लेइंग गेम्स। बहुत सारे लोग हैं ना, बताया तो था कि कोई काम नहीं है, मोबाइल निकालेंगे, देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिर रख देंगे, कोई काम नहीं है। हर 10 मिनट पे आप उनके साथ चलते रहिए, मोबाइल निकालेंगे फिर से देखेंगे। उनको ना मोदी जी का फोन आ रहा है ना नीतीश कुमार का आ रहा है। इवन देन होता है नहीं होता। तो ये एडिक्शन है, आपका हाथ बार बार वहां पॉकेट पे जा रहा है, मोबाइल आ रहा है, तो ये एडिक्शन है। वो क्यों होता है? किसी चीज का एक्सेस यूज से आता है, ठीक है। थ्रू सोशल मीडिया और प्लेइंग गेम्स लीडिंग टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सही है या नहीं है? सबका एकेडमिक परफॉर्मेंस इसीलिए खराब हो गया है। लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट तो किया है, लेकिन उसके डिमेरिट्स तब पता चलता है जब बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। आज भी हम ऑनलाइन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी ऑफलाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो गया। लैक ऑफ स्लीप,
उनको नींद कम आनी शुरू हो गई। क्यों? डिस्प्ले में कुछ तो ऐसा रे निकलता होगा जिससे की वजह से हम उसको देख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक सिंपल लाइट है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, कुछ एक रे होता है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है, तो वो हमारे आईज को इंपैक्ट करता है। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बदले लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पे एक्सरसाइज करते हैं, यही करते हैं ना, व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज, यूट्यूब पे सुबह उठते हैं लोग स्टेटस लगाते हैं कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, यही करते हैं ना, एक्सरसाइज लगाते हैं। There is an urgent need to create awareness about digital discipline among young people। ये बहुत शानदार लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको आप 2-3 बार पढ़िए। अगर इस तरह का आता है, अगर ये गलती से आ गया तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल्स, पेरेंट्स एंड मीडिया must work together to promote healthy screen habits। I request your paper to shed more light on this growing problem and encourage positive behaviors changes। जिससे लोगों का बिहेवियर पॉजिटिवली चेंज हो सके, उसके लिए आप एक आर्टिकल लाएं, ठीक है। यही हमारी रिक्वेस्ट है। उसके बाद जो लिखना है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेटेस्ट हो गए, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, 5 मिनट, इशू तो नहीं है, टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए, ये एक जो एप्लीकेशन मैंने पहले बताया था, कैरियर 365 एप्लीकेशन भी है, यूट्यूब चैनल भी है, और एप्लीकेशन ऐसा कि बिहार के तमाम एग्जामिनेशन, उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत बेहतर प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है इस पे। बहुत एक शानदार टीम के अंदर सारे टेस्ट पेपर तैयार किए गए हैं। जो लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो एक बार जाकर, एक टेस्ट तो फ्री है, जाकर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी है, सारा कुछ है। कुछ इडियम्स हैं, 2-4 हम बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। इडियम्स का यूज क्या है? आज कितने हैं? 10 हैं, 10 है ना, ठीक है। इडियम्स के मैराथन भी आएंगे, इडियम्स के मैराथन भी हम लाएंगे, लेकिन 10-10 बाकी की क्लास में भी आती जाएंगी। मान लीजिए कि 15 क्लास होता है, 15 क्लास में कितने हो जाएंगे? अगर 10 भी आए तो ऑलरेडी 20 आ चुका है, 15 और अगर आता है तो 150 या 170 तो ऐसे हो गया है ना, 170 इडियम्स तो ऐसे आ गए। उसके बाद जो मैराथन होगा इडियम्स का, उसमें 250, तो लगभग 300 to 400 इडियम्स हम लोग कर चुके होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। साथ में होमवर्क भी आपको दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल करते चलिए कि अगर ये आए तो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, देखिए, जो एप्पल से रिलेटेड है वो मैंने तीनों एक साथ दे दिया। पहला है एप्पल ऑफ माई आई। क्या होता है इसका मतलब? अरे आंखों का तारा नहीं बोलते हैं, बहुत प्यारा आंखों का तारा, ठीक है, लेकिन हमें हिंदी में तो लिखना नहीं है वहां, उसकी मीनिंग भी इंग्लिश में लिखनी है, सेंटेंस भी फिर बनाना है, यही है ना। समवन हु इज चेरिश्ड अबव ऑल अदर्स, समवन, कोई जो सबसे प्यारा हो बाकी लोगों से, ठीक है। मीनिंग भी सही तरीके से लिखा कीजिए, आ जाएगा लिखने। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर, किसी सही तरीके से एकदम वही होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का वजह, है ना, वही है कि अ रीजन फॉर क्वारल या समथिंग विच कॉजेज स्ट्राइफ, ठीक है। बैड ब्लड, हाँ, एक्टिव एनमिटी, मतलब जो पुराने हैं और अभी तक वो मौजूद है, ठीक है। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस। ब्लड का मतलब समझते हैं तो ह्यूमन नेचर, सॉरी ये ऐसे करेंगे, फ्लेश एंड ब्लड कैन बियर इट नो लॉन्गर। जो ह्यूमन नेचर है बहुत ज्यादा देर तक बियर नहीं कर सकता, ये ह्यूमन का नेचर है, ठीक है। अ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे या फिर फॉर्चुनेट डे, मतलब अच्छे दिन के लिए। इंपॉर्टेंट ऐसा मत नहीं कि जिस दिन कोई हादसा हुआ हो, वो इंपॉर्टेंट किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रोज एंड कॉन्स मतलब किसी का पक्ष भी और दोनों साइड, हाँ, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष में और पक्ष में, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अ मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच ऑफ ए पब्लिक बॉडी,
ठीक है, जो नया नया लोग आया है और उसका अगर पहला भाषण हुआ, उसी को कहा जाता है अ मेडन स्पीच। अ रेनी डे, हाँ, अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, खास करके तब जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ठीक है, रेड टेप, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है, अननेसेसरी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। आप जैसे नहीं, आप सर पीएमसीएच जाइए, हॉस्पिटल जाइए, बोलेंगे ये फॉर्म भरी, अरे उस जरूरत क्या है, ब्लड लोड टेस्ट करो, काम खत्म। लेकिन आपको तब लगता है कि नहीं ये तो बेकार का काम करा रहा है। आप आरटीओ ऑफिस जाएं, वहां भी तरह तरह के फॉर्मेलिटीज कराते हैं, है ना। तो वो अननेसेसरी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, इसी को कहा जाता है रेड टेप, और उसी से बना रेड टेपिज्म। ठीक है, चलिए, पहला क्या था, एप्पल ऑफ माई आई, मतलब आंखों का तारा, समन हु इज चेरिश्ड ऑफ ऑल अबव ऑल अदर्स। चलिए, हालांकि क्या है, कनेक्टर्स, क्योंकि क्या है, कनेक्टर्स, जब से क्या है, कनेक्टर्स, भले ही क्या है, कनेक्टर, आ गया, हाँ, लेकिन क्या है, सेंटेंस बन जाएगा सबसे, इसी का बता दीजिए आनंद। अरे 83 मार्क्स है, मामूली थोड़ी ही है, 83 आउट ऑफ 90। ठीक है, बताइए क्या है। मेरे कई छात्र हैं, आई हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, या कई यानी सेवरल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद लेकिन का क्या, बट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन यहां नहीं है। ठीक है, क्या है, लेकिन के लिए क्या यूज करें, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। ठीक है, भले ही, इवन दाउ, नहीं, इवन दो, इवन दो, जब से, सिंस, क्योंकि, ये तो सबको पता है, बिकॉज, हालांकि, अब बनेगा, बन जाएगा सेंटेंस सबसे कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो पीडीएफ में हम आपको दे देंगे सब बनाया हुआ, पहले कोशिश करना है कि खुद से बनाएं। है बना हुआ कि नहीं है, सेंटेंस कैसे बनाना है, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक किसी के साथ खड़े रहना क्या कहलाता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, एब्सोल्युटली। स्टैंड बाई का मतलब होता है, स्टैंड बाई समबडी, इसका मतलब होता है किसी का, किसी के साथ खड़े रहना। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू वेन एवर यू नीड इट, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो सेंटेंस आप बना कीजिए, देखिए स्टैंड बाई, साथ खड़ा होने का क्या है, स्टैंड बाई, है ना। जो होमवर्क जो दिया गया है डे 1 डे 2, उसमें सारा चीज है, ये सब कुछ है दिया हुआ, एक चीज बाहर नहीं है। उसको कर लेने पे, 11 दिन का कर लेने पे, आप पैराग्राफ राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, एसे राइटिंग बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्या था अपना, एप्पल पाई ऑर्डर, इट मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर, पूरी तरह व्यवस्थित या सजी धजी स्थिति जो होता है वह बहुत व्यवस्थित है, इसलिए उसकी किताबें हमेशा पूरी तरह क्रम में होती हैं। वह बहुत व्यवस्थित है मतलब क्या, शी इज क्या है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, देयरफॉर, इसीलिए, इसीलिए का क्या मतलब, देयरफॉर हर बुक्स आर ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। कोई दिक्कत, तो हम लोग कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इडियम्स का भी कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके का सेंटेंस घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे एक और है, जैसे ही, जैसे ही का मतलब क्या, एज सुन एज, जैसे ही वह अपना होमवर्क पूरा करता है, एज सुन एज ही फिनिशेस हिज होमवर्क, क्या है, वह अपनी स्टडी टेबल पूरी तरह व्यवस्थित कर लेता है। ही अरेंजेस हिज स्टडी टेबल इन एप्पल पाई ऑर्डर। कोई दिक्कत, बाकी चीजों का प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से। क्या था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड सबको मालूम है,
अब मेडन स्पीच सबको बता दिया गया है, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। और एक क्या है, अ रेनी डे, कठिन समय, मुसीबत का समय, संकट की घड़ी, लेकिन कब की, विशेष रूप से जब आर्थिक कठिनाई हो, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तब की स्थिति, खराब स्थिति, ठीक है ना, उसको कहा था अ रेनी डे। जैसे समय के लिए, सॉरी, तुम्हें मुसीबत के समय के लिए कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए। यू शुड सेव सम मनी फॉर अ, है ना, ये लाइन बिल्कुल सही भी है। यू शुड सेव मनी, सम मनी फॉर योर रेनी डे, तुम्हें अपने बुरे समय के लिए कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए। दे हैड नो सेविंग्स लेफ्ट, उसने कोई सेविंग नहीं छोड़ी। व्हेन द रेनी डे केम, जब उसकी स्थिति बदतर हुई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए इडियम्स का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी प्रेसिस राइटिंग की। अभी तक प्रेसिस राइटिंग हुआ नहीं है, अगले 2 या 3 सेशन में प्रेसिस राइटिंग होगी, कैसे करना है उसके ऊपर भी बात होगी, और कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर भी बात होगी कि कैसे क्या किया जाए, कहाँ क्या लिखा जाए, किसका क्या टाइटल होना चाहिए, कितने वर्ड्स में होना चाहिए, सारी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।